students, welcome back to Biochakra. So in the last lecture, we have started with a very new chapter that is biomolecules. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसकी केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद दी कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें मैं आप लोगों को मोनोसेक्राइड्स, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में बता चुकी थी. Now we will study about in today's lecture we will cover about the polysaccharides. Polysaccharides भी दो तरीके के होते हैं, homo and heteropolysaccharide, and we will study in detail about the cellulose and starch. So in case you have missed the previous lecture, do watch it. The link is there in the description. So without wasting a single minute, let's begin with our lecture. So सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि पॉलीसेक्राइड्स होते क्या हैं. जैसे मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स बताया था, मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, सेक्राइड इज अ शुगर. यहाँ पे आप मोनोसेक्राइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे पॉली का मतलब क्या है, मेनी, एंड सेक्राइड का मतलब क्या है, शुगर, बहुत सारी शुगर यूनिट्स. सो पॉलीसेक्राइड्स क्या है, बेसिकली दे आर द चेन्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड. And polysaccharides are also known as macromolecules. So polysaccharides क्या है, ये एक थ्रेड है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट और सेम, ठीक है. एंड उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, जैसे अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात करूं, उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक. हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल. सिमिलरली जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, मोनोसेक्राइड, शुगर यूनिट, राइट. और वो थ्रेड्स जो है, वो पूरा जो एक थ्रेड है पॉलीसेक्राइड का जिसके अंदर डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं, वो थ्रेड ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है. As I have told you in oligosaccharides, maltose, जब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही थी कि एक शुगर यूनिट दूसरी शुगर यूनिट से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है. तो पूरी एक चेन जो है उसके दो एंड्स होते हैं, राइट एंड एंड द लेफ्ट एंड. जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर्स आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि वो फेलिंग्स टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देती हैं. सिमिलरली जो एक पूरी चेन है मोनोमर्स की, किसके मोनोमर्स, मोनोसेक्राइड मोनोमर्स की, पूरी पॉलीसेक्राइड की जो एक कंप्लीट चेन है उसके दो एंड्स हैं, राइट एंड है और एक लेफ्ट एंड है. जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग है, जो लेफ्ट एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग है, ओके. इसके अलावा बेस्ड ऑन दी कंपोजिशन कि क्या किस तरीके के मोनोसेक्राइड्स हैं, सेम टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, उसके बेसिस पे हमने पॉलीसेक्राइड को दो क्लासेस में डिवाइड किया है. एक है होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड. अगेन ब्रेक द टर्म, होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट, एंड पॉलीसेक्राइड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. सो पॉलीसेक्राइड्स क्या है, मोनोसेक्राइड्स की चेन जो कि ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, एंड ये मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड हैं. एंड बेस्ड ऑन द कंपोजिशन पॉलीसेक्राइड दो टाइप्स का है, वन इज द होमो एंड अनदर वन इज द हेट्रो. सो होमोपॉलीसेक्राइड्स, ओके. देखो इसमें तीन टर्म्स हैं, होमो सेम, पॉली मेनी, एंड सेक्राइड इज अ शुगर. जब सेम टाइप के शुगर मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं उन्हें आप कहते हो होमोपॉलीसेक्राइड, यानी कि वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर यहाँ पे प्रेजेंट है. इसका पहला एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या है, ये एक फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, ठीक है. इट्स अ फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड. मैमल्स में मिलता है लिवर और मसल्स में, और ये एनर्जी स्टोर करता है. क्लियर. सो ग्लाइकोजन क्या है, इट्स अ फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, मैमल्स में मिलता है, एनर्जी स्टोर करता है इन लिवर एंड दी मसल्स. यहाँ आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ग्लाइकोजन का, ठीक है. अब यहाँ पर आपको दो येलो कलर के ब्लॉक्स दिख रहे हैं, मैं इन्हें लेबल कर देती हूँ. दिस इज द ब्लॉक ए एंड दिस वन इज द ब्लॉक बी. तो जो ब्लॉक ए है, आप देखो ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ कोई ब्रांचिंग आपको नहीं दिख रही है. यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है.
अब बी ब्लॉक में अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे आपको ये ब्रांचिंग दिख रही है, ये ब्रांचेस दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो ब्रांचिंग है इसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट होता है। क्लियर, आई रिपीट, यहाँ दो येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं, आई हैव लेबल्ड देम एज ए एंड बी। ए में आपको कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट चेन। और ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जहां आपको ब्रांचिंग दिख रही है वो अल्फा 1,6 है। अब ये 1,4 कैसे है, 1,6 कैसे है, जब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया था वहां मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम किसी भी शुगर मॉलिक्यूल में कार्बन को नंबर अप करते हैं, राइट। तो सपोज करो मैं ये वाली कार्बन ले रही हूँ, आई हैव पुट अ डॉट ओवर हियर, ये इसकी फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये वाली जो कार्बन है ये सिक्स्थ कार्बन है। तो बेसिकली ये वाली जो कार्बन है दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, राइट। अब सिमिलरली आप यहां पर नंबरिंग करोगे, ये 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन। तो हो गई ना अल्फा 1,4 लिंकेज। समझ में आया? आपको सिर्फ नंबरिंग से कुछ रटने का नहीं है, समझने का है सब कुछ, कि यहाँ आपके पास पहला कार्बन है, ये आपके पास फोर्थ कार्बन है। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जब लिंकेज है दैट यू कॉल्ड एज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास ये फिफ्थ कार्बन है। अब यहाँ एक और अगर मैं CH2OH लगाऊंगी दैट वुड बी दी सिक्स्थ कार्बन। ये फिफ्थ है, यहाँ से अटैच होने पर एक सिक्स्थ कार्बन भी प्रेजेंट होगी। तो ये सिक्स्थ कार्बन जब फर्स्ट कार्बन से अटैच होती है उसे हम कहते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज। ये 1,4,1,6 क्या है, ये 1,4,1,6 कार्बन नंबर है, ठीक है। 1,4 मतलब ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, ये और ये। उसके बाद 1,6 में क्या है, दिस कार्बन, एंड यहाँ पर जो एक कार्बन होगी वो वाली कार्बन। तो अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज है। जैसे स्टार्च, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हो बचपन से ही कि स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन जो है वो आयोडीन के साथ रेड कलर देता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ दी स्टार्च। आई होप ग्लूकोज वाला ग्लाइकोजन वाला पार्ट सबको क्लियर है कि ग्लाइकोजन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1,4,1,6 लिंकेज है। 1,4 वहां है जहां ब्रांचिंग नहीं है, 1,6 वहां है जहां पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है। क्लियर? ये रेड कलर देता है विद द आयोडीन, और ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटीज में भी है एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेल। स्टिल कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करते हैं स्टार्च की। ये क्या है, ये भी एक फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। जैसे ग्लाइकोजन फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड था, स्टार्च भी फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, जो कि सीरियल्स में, बनाना, पोटैटो, लेग्यूम्स, इन सब में मिलता है। इट्स बेसिकली अ प्लांट मटेरियल, ठीक है। ये प्लांट का फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। तो जो स्टार्च है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्च आयोडीन के साथ क्या देता है, ब्लू कलर देता है। कैसे देता है, हेलिकल स्ट्रक्चर है तो उसकी जो हेलिकल कॉइल्स हैं, छोटे छोटे लूप्स बनेंगे ना, छोटे छोटे काइंड ऑफ कॉइल्स प्रेजेंट होंगे इस पूरे हेलिकल स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर में छोटे छोटे लूप्स प्रेजेंट हैं। तो जो आयोडीन है वो उस लूप के अंदर का पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर? सो इट्स अ लूप स्ट्रक्चर जिसका जो इंटीरियर वाला पार्ट है उसको ऑक्यूपाई करता है आयोडीन, और जब वो रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ तो वो ब्लू कलर देता है। तो इसके पास एक पोजीशन है जहां पर कि आयोडीन अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा और ब्लू कलर दे देगा। सो इट्स अ secondary helical structure. It contains the helical coils or the loops, and iodine उन coils और loops के इंटीरियर में जाता है और रिएक्ट करता है। क्लियर? अब स्टार्च जो है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज द अमाइलोज एंड अनदर इज द अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च खुद भी पॉलीसेक्राइड है और ये दो पॉलीमर्स का बना है। ये पॉलीमर्स फर्दर मोनोमर्स के बने हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि स्टार्च पॉलीसेक्राइड है मतलब कि पॉलीमर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी शुगर यूनिट्स हैं, तो ये इसकी दो बेसिक यूनिट्स होती हैं। यस ऑफ कोर्स ये इसकी बेसिक यूनिट्स हैं, बट फर्दर इनमें भी डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। एंड ये आपके स्कूल एग्जाम्स में और मेडिकल एंट्रेंसेस में बहुत जगह पूछा जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज ये एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन जो है ये एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड अनब्रांच्ड कौन सा है ये आपको याद रखना होगा। मैंने ऐसे याद करने की कोशिश की थी, तो यू कैन ट्राई ऑल्सो। अमाइलोज एक छोटी सी टर्म है तो ये अनब्रांच्ड होगी। अमाइलोपेक्टिन इज समथिंग थोड़ी सी अमाइलोज के कंपैरिजन में बड़ी टर्म है,
तो ये ब्रांच्ड होगी। इट्स अप टू यू, ये मैंने याद करने का तरीका लगाया था, तो आप भी इसे ऐसे याद कर सकते हो। वैसे इतना याद रखना कि अमाइलोज इट्स एन अनब्रांच्ड पॉलीमर एंड अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर। तो इनके बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? व्हेन आई टॉक अबाउट द अमाइलोज की अगर मैं बात करूं, तो ये एक स्ट्रेट चेन है जिसके अंदर 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अमाइलोज पॉलीमर है, इसके अंदर ये एक स्ट्रेट चेन है एंड जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट्स का बना है। अब क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसके पास अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। क्योंकि इसके पास कोई ब्रांचिंग नहीं है, इट हैज अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पर किसके बीच में प्रेजेंट होती है? अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था, अगर आई थिंक आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट इफ यू डोंट नो, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। अदरवाइज यू विल स्टडी दैट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और शायद आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, सो सपोज ये मैंने एक साइड की सिर्फ चेन बनाई है, दिस इज वन साइड चेन, और ये मैंने इसकी पहली कार्बन पे H और OH को अटैच कर दिया। दिस इज H एंड दिस इज OH। ठीक, ये फर्स्ट कार्बन है। सो जब OH नीचे है, ये आपकी होगी अल्फा ग्लूकोज, और सिमिलरली अगर यहां पर मैं OH ऊपर बना दूं, ये भी आपकी फर्स्ट कार्बन है, तो ये है आपका बीटा ग्लूकोज। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? अल्फा ग्लूकोज में OH की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर नीचे है, बीटा ग्लूकोज में OH की पोजीशन फर्स्ट कार्बन में ऊपर है। ठीक है, दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। अब यहां मैंने लिखा है डी, इट स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, DEXTRO, एंड एक होता है लेवो। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ये दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स और लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? सी, आप लोग ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, डेफिनेटली आप पढ़ भी चुके होंगे। तो डेक्स्ट्रो और लेवो का मतलब क्या है? जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट कर दे, दैट यू कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। और अगर कोई मॉलिक्यूल किसी भी लाइट को, पोलराइज्ड लाइट को, स्पेसिफिकली पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट कर दे, दैट यू कॉल एज अ लेवो रोटेटरी। ठीक है, सो इसका डिटेल आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे। तो बेसिकली यहां समझने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट कार्बन पर OH की पोजीशन में डिफरेंस है। एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? जब भी किसी पोलराइज्ड लाइट को वो क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करे। और लेवो का मतलब क्या है? जब भी किसी पोलराइज्ड लाइट को कोई मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करे। सो बैक टू द टॉपिक, अमाइलोज जो है ये एक अल्फा डी ग्लूकोज सब यूनिट्स का बना है। ये इसकी बेसिक यूनिट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है इसका, मोनोमर है, मोनोसेक्राइड है, जिसके बीच में अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्यों? क्योंकि ये एक अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। व्हेन वी टॉक अबाउट द अमाइलोपेक्टिन, इसके अंदर 2000 से लेकर के 200,000 तक, यानी 2000 to 200,000 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। एंड ब्रांचिंग जो है वो हर एक 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद होती है। ठीक है, सो आफ्टर 25 ग्लूकोज यूनिट्स, जब पूरी 25 ग्लूकोज यूनिट्स हो जाएंगी, उसके बाद ब्रांचिंग होती है। क्लियर? सो मैंने आपको सिंपली यहाँ पर ये बताया कि अमाइलोपेक्टिन क्या है? ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। अब क्योंकि ब्रांचिंग है, जैसे ग्लाइकोजन का आपको स्ट्रक्चर बताया था, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि ब्रांचिंग 25 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद होगी। और कौन सी लिंकेज होगी? सेम एज दैट ऑफ ग्लाइकोजन, अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर होगी। क्लियर? अब यहाँ मैंने अमाइलोज में एक पॉइंट लिखा है, ईच टर्न 6 ग्लूकोज यूनिट्स। क्या मतलब है इसका? मैंने आपको बताया कि स्टार्च एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेलिक्स है। तो उसके एक टर्न में, उसके एक हेलिकल टर्न में 6 ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है,
सो स्टार्च में अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। अमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कितनी ग्लूकोज यूनिट है, और उसकी एक हेलिकल टर्न में 6 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और ब्रांचिंग कब होगी, 25 ग्लूकोज यूनिट्स के बाद होगी। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, एंड 2,000 टू 200,000 ग्लूकोज यूनिट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मैंने आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बीच में डिफरेंस बता दिया है, डेक्स्ट्रो और लेवो के बीच में भी बेसिक डिफरेंस बता दिया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टार्च। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है, ये एक अनदर टाइप ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड है। सो बिफोर इन्यूलिन, बहुत छोटा सा इन्यूलिन, उससे पहले आप बेसिक देखो सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, प्लांट की सेल वॉल में मिलता है। सो इट्स अ प्लांट सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, जो पेपर है वो किसका बना है, प्लांट पल्प का, वो भी क्या है, सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर क्या है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल्यूलोज के बारे में आपको और दूसरे में पॉइंट्स बताऊं, उससे पहले बस आप इतना याद रखना कि ये मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन दी बायोस्फीयर। इस पे भी क्वेश्चन आता है। सेलुलोज क्या है, एक तो प्लांट सेल वॉल मटेरियल है, पेपर, कॉटन फाइबर सब सेलुलोज के बने हैं, और ये मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है इन दी बायोस्फीयर। अब सेलुलोज जो है, इसके पास किसी भी तरीके का कोई हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इट विल नॉट शो एनी रिएक्शन विद द आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। रादर जैसे कि स्टार्च शो कर रहा था, क्योंकि स्टार्च कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके पास हेलिकल कॉइल्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर आयोडीन जाकर के अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, रिएक्शन करते हैं और ब्लू कलर दे देता है। लेकिन सेलुलोज कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टिल ये किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल रिएक्शन आयोडीन के साथ शो नहीं करता। अब अगर हम सेलुलोज की बात करें, तो सेलुलोज का जो एक मॉलिक्यूल है, ये 6,000 बीटा ग्लूकोज रेसिड्यूज शो करता है। बीटा, अब आपको समझ में आ गया बीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर OH की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर ऊपर की तरफ होगी। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्टार्च वाले केस में अल्फा और बीटा में डिफरेंस बताया था, वो यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सेलुलोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो 6,000 बीटा ग्लूकोज रेसिड्यूज कंटेन करता है। सेल्यूलोज कैसा है, अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इट्स एन अनब्रांच्ड एंड होमोपॉलीसेकेराइड, और इसके साथ कॉटन जो है वो कंटेन करता है 90% ऑफ दिस सेल्यूलोज, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज आपको कॉटन में मिल सकता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कॉटन के अलावा वुड की, ठीक है, तो जो वुड है उसमें 25 to 50% सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। जैसे कॉटन के केस में 90% ऑफ द सेल्यूलोज प्रेजेंट है, सिमिलरली वुड के केस में 25 to 50% सेल्यूलोज होता है, और जो रिमेनिंग मटेरियल है, रिमेनिंग 50% है, वो क्या है, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन है। ठीक है, जस्ट नोटेड डाउन। क्या बताया मैंने कि सेल्यूलोज का एक मॉलिक्यूल के अंदर 6,000 बीटा ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं, बीटा है OH की पोजीशन ऊपर, सेल्यूलोज कैसा है, अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड है। कॉटन के अंदर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज है, दैट इज 90%, और उसके अलावा अगर हम वुड की बात करें तो उसमें 25 to 50% सेल्यूलोज है, एंड रिमेनिंग लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक और मटेरियल है दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, बट यू कैन नोट इट डाउन, दैट इज रेयन। अब ये जो रेयन है, ये क्या है, ये भी मैन्युफैक्चर होता है कैसे, जब भी किसी सेलुलोसिक मटेरियल को आप डिसॉल्व कर देते हो, किसी भी सेलुलोज वाले मटेरियल को अगर आप डिसॉल्व करोगे किसमें, एल्कलाई में, तो उसके बाद जो भी फिलामेंट्स नीचे वो हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, वो कहलाता है रेयन। ठीक है, तो रेयन कैसे बन रहा है, आपने कोई भी सेलुलोज वाला मटेरियल लिया, उसे किसी भी एल्कली में डाला, आपने उसको डिसॉल्व किया, जो भी कोएगुलेट होने के बाद फिलामेंट्स आए, आपने उसको बोला कि ये रेयन है।
आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो रेयन से प्रिपेयर किया जाता है। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल सिल्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल सिल्क, वो आप रेयन से बनाते हो। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, किसी भी सेल्यूलोसिक मटेरियल को, किसी भी केमिकल सेल्यूलोज को अगर आप किसी भी केमिकल के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, आप सेल्यूलोज को किसी भी केमिकल के साथ ट्रीट करोगे, इट विल गेट कन्वर्टेड टू द सेल्यूलोज एसीटेट। तो अगर आपने किसी भी सेल्यूलोज को केमिकल के साथ, किसी भी केमिकल के साथ ट्रीट किया, आप उसको सेल्यूलोज एसीटेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सेल्यूलोज एसीटेट कहाँ यूज होता है? फैब्रिक्स में यूज होता है, फैब्रिक्स के साथ साथ प्लास्टिक्स में, शटर प्रूफ ग्लास में, इन सब में यूज होता है। तो ये इसके यूजेस हैं, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने इस वाले पॉइंट के लिए कि आपने सेल्यूलोज को केमिकल से ट्रीट करके सेल्यूलोज एसीटेट में कन्वर्ट किया, जो कि यूज होता है सेल्यूलोसिक प्लास्टिक्स में और फैब्रिक्स बनाने में। देन सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है, ये एक प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव्स, कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल प्रिपेयर करने में सेल्यूलोज नाइट्रेट यूज होता है। अनदर derivative that is being derived from cellulose is the carboxymethyl cellulose, जिसको आप आइसक्रीम्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन में ऐड करते हो ताकि ये उन सब चीजों को स्मूथ टेक्सचर दे सके। क्लियर? सो यहाँ आपने देख लिया कि सेल्यूलोज क्या है। एक तो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। एक मॉलिक्यूल जो है सेल्यूलोज का, उसके अंदर 6000 बीटा ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं। सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड है। कॉटन के अंदर मैक्सिमम सेल्यूलोज है, वुड के अंदर 50% सेल्यूलोज है, तो 50% लिग्निन या हेमीसेल्यूलोज है। रेयन को आप कैसे प्रिपेयर करते हो? रेयन को आप प्रिपेयर करते हो जब भी किसी सेल्यूलोसिक मटेरियल को डिसॉल्व कर देते हो इन दी एल्कली, उसके बाद जो भी फिलामेंट्स कोएगुलेट होते हैं वो आपको रेयन देते हो, और रेयन को ही यूज करके आप आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हो। उसके अलावा आपने देखा कि अगर आप किसी भी तरीके से सेल्यूलोज को किसी भी केमिकल के साथ ट्रीट कर दोगे, रिएक्ट करा दोगे, तो सेल्यूलोज एसीटेट बनेगा, जो कि फैब्रिक्स में, सेल्यूलोज प्लास्टिक्स बनाने में हेल्प करता है। नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज आइसक्रीम्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन में यूज होता है, और उसको स्मूथ टेक्सचर देता है। एंड ये मैं आपको सबसे पहले बता चुकी थी कि इट इज द मोस्ट एबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट एंड दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी बायोस्फीयर। ठीक है, तो वुड और कॉटन जो है बेसिकली ये कंटेन करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दी सेल्यूलोज। इसके अलावा अब अगर हम इन्यूलिन की बात करेंगे, तो इन्यूलिन में आपको क्या ध्यान देना है कि इट्स अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर है? ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। आप देख रहे हो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ शुगर है, कहीं पे भी शुगर डिफरेंट नहीं हुई। वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोजन, अल्फा ग्लूकोज है, स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज है, अगर मैं सेल्यूलोज की बात कर रही हूँ बीटा ग्लूकोज है, मतलब कहीं पे भी दूसरी कोई शुगर यूनिट नहीं दिख रही है। सिमिलरली इन्यूलिन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? पॉलीमर है, किसका? फ्रक्टोज का। अब इन्यूलिन जो है वो हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। व्हाट आई मीन बाय मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, मतलब इस इन्यूलिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि ये इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए इन्यूलिन जो है ये हमारी किडनी से फिल्टर आउट हो जाता है। जो चीज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रही, इट विल फाइंड अ वे टू पास आउट, उसको बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे बाहर निकल रही है? किडनी की मदद से। किडनी इसको फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकाल दे रही है। तो बेसिकली ये जो है, ये इन्यूलिन यूज होता है टू टेस्ट द किडनी फंक्शन, कि किडनी किसी इंसान की ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए हम इन्यूलिन को यूज कर सकते हैं। अगर तो इन्यूलिन अच्छे से फिल्टर आउट हो रहा है, इसका मतलब किडनी इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। अब ये क्या है? अगेन दिस इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ रूट्स, ट्यूबर्स ऑफ दहलिया एंड सम रिलेटेड प्लांट्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दी होमोपॉलीसेकेराइड्स, जहां आप लोगों ने ग्लाइकोजन के बारे में देखा, आपने स्टार्च के बारे में देखा, सेलुलोज के बारे में देखा, इन्यूलिन के बारे में देखा, इनके बेसिक पॉइंट्स देखे, इनकी शुगर यूनिट्स देखी, किस तरीके की लिंकेज प्रेजेंट है, आपने वो स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। अब हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहला एग्जांपल है काइटिन। काइटिन क्या है? बेसिक यूनिट इसकी है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, और आई शुड से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आई एम सॉरी, इट्स सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। काइटिन कहाँ मिलता है? एक्सोस्केलेटन में मिलता है इंसेक्ट्स के। कॉकरोच वगैरह जब मैंने आपको पढ़ाया था, देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो क्या है?
बेसिक यूनिट जो है इसकी एक तो एन एसिटाइल की है और कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना हुआ है, राइट। अब इसमें मैंने बोला एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, कुछ याद आया? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स होते हैं, राइट। तो डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनोसेक्राइड का डेरिवेटिव, मतलब मोनोसेक्राइड में ही कुछ मॉडिफिकेशंस हुई और उसकी वजह से डिराइव मोनोसेक्राइड्स बने। तो जो एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन है ये क्या है? ग्लूकोज यूनिट है, ग्लूकोसा अमीन ग्लूकोज यूनिट है, और इस ग्लूकोज यूनिट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज डेरिवेटिव इज कॉल्ड दी एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, जिसे आप नैग कहते हो, ठीक है। तो काइटिन क्या है? ये बेसिकली एक सेकेंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज का डेरिवेटिव है जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। तो ये इसकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी काइटिन। अब हम देखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकिन के बारे में। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकिन है ये भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, राइट। अब ये भी दो ऑल्टरनेट अमीनो शुगर मॉलिक्यूल से बना है, तो ये भी एक तरीके का डेरिवेटिव हो गया ना मोनोसेक्राइड का, शुगर मॉलिक्यूल और उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या है? अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस। तो यहाँ पर दो ऑल्टरनेट अमीनो शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, नैग एंड नैम। फुल फॉर्म देख लो, नैग क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। नैम क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, एंड इट कैन इजीली बी डिग्रेडेड बाय द एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम जो है इसको बहुत ही इजीली डिग्रेड कर देता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, दो ऑल्टरनेट अमीनो शुगर मॉलिक्यूल से बना है। वो दो अमीनो शुगर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? नैग एंड नैम। नैग इज द एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन एंड नैम इज द एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। नैग एंड नैम है, और ये जो है दोनों ही क्या है? एक तरीके से डेरिवेटिव्स हैं मोनोसेक्राइड के, क्योंकि यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल में अमीनो ग्रुप अटैच हो गया है। इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इवन आपके टीयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और एक तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं फॉर योर आईज, ठीक है। अगर ये आंसुओं में प्रेजेंट होंगे तो किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी आईज को नहीं होगा। एक चीज, कुछ बैक्टीरियल वायरसेस मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, उनमें भी ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। इससे क्या होगा? अगर ये वहां पे भी प्रेजेंट होंगे तो बेसिकली जो वायरसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरियल वायरसेस में वायरल इन्फेक्शन के दौरान। तो जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो क्योंकि उनके पास लाइसोजाइम प्रेजेंट है और बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, तो ये लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया की सेल को वॉल को रप्चर करके इजीली वहां से रिलीज होकर के अपनी इंफेक्शन साइकिल कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आपने दो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स देखे, काइटिन जो कि एक्सोस्केलेटन है ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, जिसका मैंने आपको कॉकरोच एक एग्जांपल दिया था, बेसिक यूनिट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। एंड देन आपको मैंने पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में बताया था कि इसके अंदर दो ऑल्टरनेट अमीनो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, नैग एंड नैम। फिर आपको मैंने बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन को आप लाइसोजाइम के थ्रू इजीली डिग्रेड कर सकते हो, टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस के पास प्रेजेंट होते हैं, ताकि अपनी इन्फेक्शन साइकिल पूरी कर सके और उसकी सेल वॉल को रप्चर करके रिमूव आउट। नेक्स्ट इज द हायर यूरोनिक एसिड। अब ये हायर यूरोनिक एसिड जो है ये क्या है? ये हेट्रोपॉलीमर है, किसका? डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और डी एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का, ठीक है। अगेन इट्स अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, हेट्रो मतलब ही है डिफरेंट, डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स का बना हुआ है। वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं, तो डिफरेंट यूनिट्स है तो डिफरेंस तो आएगा ही। यहाँ पर क्या है कि जैसे पेप्टाइडोग्लाइकिन नैग और नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, MURAMIC म्यूरामिक एसिड का बना हुआ है। सिमिलरली हायर यूरोनिक एसिड जो है ये डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड और डी एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का बना हुआ है।
हायर यूरोनिक एसिड क्या करता है, टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करता है टू द कार्टिलेज एंड टेंडन। कार्टिलेज और टेंडन को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है और टफनेस देता है, ठीक है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगार पे। अगार जो है ये बेसिकली एक तरीके का म्यूकोपॉलीसेक्राइड है, ठीक। ये कहां से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम दी रेड एल्गी, रेड एल्गी से मिलता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ कल्चर मीडियम इन द लेबोरेटरीज। इसमें बैक्टीरिया एक्सेट्रा को कल्चर किया जाता है, तो ये कल्चर मीडियम है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो किया जाता है। सो अगार क्या है, ये एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है जिसे हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम दी रेड एल्गी। ये कल्चर मीडियम में यूज होता है ऑफ द लेबोरेटरीज। सो आपको बहुत ही बोल्ड में एक क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि व्हाई ग्लाइकोजन एंड स्टार्च कैन बी इजीली स्टोर्ड। कोई भी पॉलीसेक्राइड हम इतनी इजीली स्टोर कैसे कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड तो चलो छोटा है, माइक्रोमोलिक्यूल है, स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये तो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड देन आल्सो यू कैन स्टोर देम वेरी इजीली। हाउ? तो जब मैं आप लोगों को माल्टोस का ओलिगोसेक्राइड में स्ट्रक्चर बताया था, देयर आई हैव एक्सप्लेन यू कि जब भी आप कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हो तो वाटर का रिमूवल होता है, राइट। अगर वाटर का रिमूवल होगा तो वाटर के रिमूवल की वजह से वो बॉन्ड बन रहा है। अब इसी वजह से, क्योंकि ये इतने बल्की मटेरियल्स हैं और आपने उसमें से पानी को रिमूव कर दिया, इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, किसी भी मटेरियल को आप इजिली कंडेंस कर सकते हो स्टोर करने के लिए। So they are condensed even though they are bulky and they can be stored in bulk. Bulky but stored in bulk का मतलब क्या है, bulky मतलब बड़े हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, हेवी हैं, बट उसके बावजूद आप पानी को रिमूव करके उन्हें कंडेंस कर रहे हो, और आप पानी रिमूव करने के बाद आप उनको इजीली लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हो। एक तो ये एनर्जी स्टोरिंग होते हैं, एनर्जी कंटेन करते हैं। आप चाहे स्टार्च की बात करो, चाहे सेलुलोज की बात करो, चाहे आप ग्लाइकोजन की बात करो, चाहे इन्यूलिन की बात करो, सब में सब फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है। सेलुलोज जो है बेसिकली उस वो वुड में और कॉटन में प्रेजेंट होता है, आप उसे खाते नहीं हो, लेकिन स्टिल इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स, अदर एनिमल्स, नॉट बाय द ह्यूमंस, बट बाकी एनिमल्स तो सेलुलोज को कहीं ना किसी पॉइंट पे डाइजेस्ट करते हैं, राइट। सो म्यूकोपॉलीसेक्राइड बेसिकली क्या है यहाँ पर, आई एम सॉरी, ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, और आप इनको बल्क में स्टोर कर सकते हो, कैसे, कंडेंस करके। केमिकली ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ऑस्मोटिकली ये इनएक्टिव होते हैं। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इन बल्क, आप इन्हें बल्क में स्टोर कर सकते हो। कैसे स्टोर कर रहे हो, कंडेंस कर रहे हो, पानी का रिमूवल हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, कैसे बन रही है, पानी का ही तो रिमूवल हो रहा है, यहां से H वहां से OH, फर्स्ट कार्बन से H हटाया, फोर्थ कार्बन से अपने OH हटाया, वाटर रिमूव हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। तो आप कंडेंस करके बल्की मटेरियल को बल्क में लार्ज अमाउंट में स्टोर कर रहे हो। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है, कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, दे कैन बी इजीली डिग्रेडेड बाय द एंजाइम्स और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड जो इसका फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इनकी वजह से हम ग्लाइकोजन को और स्टार्च को इतने बल्क अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। होमो में आपने एग्जांपल देखा ग्लाइकोजन का, सेलुलोज का, स्टार्च का, इन्यूलिन का। आपने हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में देखा, काइटिन के बारे में देखा, काइटिन के साथ साथ पेप्टाइडोग्लाइकन, हायर यूरोनिक एसिड एंड अगार के बारे में देखा, राइट। देन यू हैव फाउंड द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग अ पॉलीसेक्राइड इन योर बॉडी। क्या एडवांटेज है, किस तरीके से आप किसी भी पॉलीसेक्राइड को बॉडी में स्टोर कर सकते हो। नाउ यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अगेन इसी टॉपिक से रिलेटेड, और वही जो मैंने आपको पढ़ाया है। इन्यूलिन का मैंने बताया था किसका पॉलीमर है, आप इजीली आंसर कर दोगे। प्लांट सेल वॉल, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया क्या कंटेन करती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि किसका होमोपॉलीमर है, वो हेट्रोपॉलीमर है, ग्लूकोज का है, ग्लाइकोजन का है, ये आपको खुद ध्यान देना है, ठीक है। देन स्टार्च जो है ये प्लांट बॉडी से रिलेटेड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज रिलेटेड टू दी एनिमल बॉडी, कर लोगे, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकली मॉडिफाइड शुगर, इसमें से कौन सी शुगर केमिकली मॉडिफाइड नहीं है। मतलब केमिकल मॉडिफिकेशन पता है ना, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स में जो बताया था कि अगर कहीं पर अमीनो ग्रुप का अटैचमेंट हो गया या
कोई और मॉडिफिकेशन हो गई, एसिड की अटैचमेंट हो गई किसी शुगर के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टोटली। तो यहाँ पर इनमें से 4 ऑप्शंस में से, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही है जिसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। ठीक है। 5th क्वेश्चन है कि कॉटन फाइबर किसका बना हुआ है, बता दोगे? यूजेस अगर आपने देखे हैं और सुना है आपने पहले का तो आपको पता है। आयोडीन टेस्ट जो है आप उसको किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, आंसर आपको पता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। ये जितने भी मिसमैच वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आंसर करने का सबसे आसान तरीका होता है आपको करेक्ट आंसर पता हो, ठीक है, और अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता तो आपको ऑल ऑफ द सडन एटलीस्ट इतना पता हो कि कोई एक ऐसा ऑप्शन जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाले भी आप इजीली कर लोगे कि कौन से मिसमैच्ड है। आपको करेक्ट अगर आंसर्स पता है तो आप इनकरेक्ट आराम से इसमें से ढूंढ सकते हो कि अच्छा ठीक है ये अगर करेक्ट है तो ये वाला फिर इनकरेक्ट होगा। अब आपको ढूंढना है इन 4 में से। ओके। देन अनब्रांच्ड पॉलीमर ग्लूकोज का क्या होगा और कौन सा होगा, बताया है मैंने आपको। और which of the following is the most abundant carbohydrate and organic compound in the biosphere, hint दे दिया है, ढूंढ लेना ऑप्शन। So these are the 10 questions that I have given you for practice. Do them in case अगर आपको क्वेश्चन में से कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। इवन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के, दैट आई फॉरगॉट टू गिव यू इन द लास्ट लेक्चर। और ये सॉल्यूशंस हैं आपके लास्ट लेक्चर के, बायोमोलिक्यूल्स के पहले लेक्चर के। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट ना हो। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है इस चीजों को क्लियर करने की। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है या कोई अदर टॉपिक आपको समझना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मेल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप बहुत ही ओपनली आराम से मुझसे 1-to-1 अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड आई एम देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड यू कैन ऑल्सो ask your questions in the comment section. So thank you. Till then, keep learning, keep working.